लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपका टॉपिक था बफर, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो आगे हम लोग अपनी गाड़ी को कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है, बफर के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हुए। तो बेसिकली बफर्स को हमने लास्ट क्लास में क्लासिफाई करना सीखा था, एसिडिक बफर और एक था आप लोगों का बेसिक बफर। अपार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर, जो एकदम इनिशियल लेवल पे हमने क्लासिफाई किया था, सिंपल बफर, मिक्स बफर। मिक्स बफर को हम लोग देन फर्दर क्लासिफाई करते थे एज अ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बात यह है कि बफर होता क्या है। तो पिछली क्लास में मैंने तुमको बताया था, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब अगर आप कहोगे किसी नॉर्मल सोल्यूशन में आप अगर एसिड ऐड कर रहे हो, तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ एसिड वहां पर उसका पीएच क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। मतलब वो अप्रोच करेगा आपके लेस देन 7 को, ठीक है। अगर 7 है तो 6.9, 6.8, 6.7। अगर आप एक नॉर्मल सोल्यूशन में OH नेगेटिव डालोगे तो अपनी पीएच को इंक्रीज करेगा, मतलब मोर देन 7 की तरफ जाने की वो पूरी कोशिश करेगा। परंतु अगर आपके पास कोई बफर सोल्यूशन है और बफर सोल्यूशन में यदि आपने कोई H पॉजिटिव डाला या कोई OH नेगेटिव डाला, ठीक है, चाहे वो एसिडिक बफर हो या चाहे वो बेसिक बफर हो, अगर आपने उसके अंदर कोई H पॉजिटिव डाला या कोई भी आपने OH नेगेटिव डाला, तो H पॉजिटिव के ऐड होने से या OH नेगेटिव के ऐड होने से उसके पीएच में चेंज आना चाहिए था। क्या यहाँ पे बफर में चेंज आता है? बिल्कुल आता है, बट इतना इनसिग्निफिकेंट चेंज आता है। जैसे मान लेते हैं पहले पीएच 4 है तो अब पीएच हो जाएगी 4.000002 ऐसी। तो यार इतनी इनसिग्निफिकेंट चेंज को कंसिडर करना भी क्या है, गुनाह है। तो हम लोग उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि एडिशन ऑफ H पॉजिटिव और द एडिशन ऑफ OH नेगेटिव इन द बफर सोल्यूशन क्रिएट्स नो चेंज इन पीएच एट ऑल, ठीक है। वी डू कंसिडर इट, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेंज इतना इनसिग्निफिकेंट है कि उसको कंसिडर करना भी क्या होगी, बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पीएच के ऊपर बातचीत हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। बट द डाउट, आखिर ऐसा क्यों होता है? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द रीजन बिहाइंड द वाई, बट एटलीस्ट आई डू थिंक कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज इसे बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ली चार्टिलियस प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैं एसिडिक बफर का जो सीन है वो पूरा समझा कर दूंगी कि किस तरीके से एसिडिक बफर में अगर तुमने H पॉजिटिव भी डाला। अच्छा, एक और चीज़ है, सॉरी यार, बीच में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। एसिडिक बफर का ये मतलब नहीं होता कि वो सिर्फ H पॉजिटिव के एडिशन को रेजिस्ट करेगा, ओके। अगर आप उसमें OH नेगेटिव भी डालोगे ना, उसके एडिशन को भी वो रेजिस्ट करेगा। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि H पॉजिटिव का मतलब है कि सिर्फ आप लोगों ने किसी तरीके से H पॉजिटिव डाला और H पॉजिटिव की वजह से पीएच में कोई चेंज नहीं आने दिया, वो एसिडिक बफर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप उस एसिडिक बफर में OH नेगेटिव भी डालोगे तो वो OH नेगेटिव के इफेक्ट को भी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा या फिर रोक देगा, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो नाम पे मत जाना कि एसिडिक बफर सिर्फ एसिड के को रेजिस्ट करता है या फिर बेसिक बफर से बेस वाली चीज को रेजिस्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, और ऐसा भी नहीं होता कि तुमने बेचारे एक कटोरी एसिडिक बफर में बाल्टी भर के एसिड या बाल्टी भर के बेस डाल दिया। Obviously, when you will add a large quantity of acid or a large quantity of base in a buffer solution, then buffer solution is not going to resist the change. उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है कि भाई मैं इतने हद तक या इतनी लिमिट तक या इतने एडिशन तक मैं क्या कर सकता हूँ, इस चेंज को रेजिस्ट कर सकता हूँ। बट इफ यू आर, ठीक है, गोइंग टू एड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इन अ स्मॉल बीकर और बफर, देन इट वोंट be possible for him or her to resist the change. So always we are going to add a small quantity of H positive or a small quantity of OH negative in a buffer solution. ठीक है, so basically if I want to define a buffer, so how I will define a buffer? Buffer will be a solution, ठीक है, which is going to resist the effect of addition of आपका H positive, OH negative और water when they are added in
स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। द वर्ड स्मॉल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी ऑफ अस कंसिडर इट कि इट डजेंट मैटर वेदर यू आर गोइंग टू ऐड अ पिंच ऑफ एसिड और यू आर गोइंग टू ऐड अ बाल्टी भर ऑफ एसिड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाल्टी भर का एसिड डाल दोगे यार तो कैसे चलेगा। सो वो हम टॉपिक पढ़ेंगे बफर कैपेसिटी में, बट राइट नाउ बफर के बारे में इतना पता होना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें समझनी है मैकेनिज्म कि किस तरीके से एसिडिक बफर इस चेंज को रेजिस्ट करता है। सेम वही आर्ग्यूमेंट्स अगर तुम होल्ड करोगे, ठीक है, मैं लगे तो वो भी शॉर्ट में बता दूंगी, बट सेम वही आर्ग्यूमेंट्स अगर तुम होल्ड करोगे एग्जाम्पल बदलकर, तो तुम बेसिक बफर की मैकेनिज्म भी समझा सकते हो। अब कोई भी आपको एक एसिडिक बफर लेना है, वी आर यूजुअली टेकिंग अ मिक्स्ड एसिडिक बफर, ठीक है। हम लोग कौन सा ले रहे हैं, मिक्स्ड एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर अगर आपको बनाना है तो एसिडिक बफर को बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए आप लोगों के पास एक वीक एसिड, और दूसरा होना चाहिए आप लोगों के पास सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड, ठीक है, विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मानकर चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने कोई एक वीक एसिड ले लिया, जैसे कि मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, और मुझे एक सॉल्ट लेना है, तो सॉल्ट के नाम पे मैंने ले लिया CH3COONA, ठीक है। इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन विल बी नोन एज व्हाट, एसिडिक बफर। ये प्राणी आप लोगों का क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। अब होता कैसा है कि इन दोनों को मैंने एक ही कंटेनर के अंदर रखा, ये दोनों के दोनों मेरे एक ही कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, दोनों के दोनों कैसे एक ही कंटेनर के अंदर है। अब पूरी दुनिया जानती है कि जो आपका एसिटिक एसिड है ये आप लोगों का एक वीक एसिड है बेचारा, और जो ये तुम लोगों का CH3COONA है ये एक सॉल्ट है। और जब हम लोग वो सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना, उसी वक्त मैंने तुमको बताया था कि यूजुअली सॉल्ट की टेंडेंसी होती है कि वो 100% खुद को क्या कर लेंगे, डिसोशिएट कर लेंगे। यूजुअली सॉल्ट्स की टेंडेंसी होती है कि वो खुद को क्या करेंगे, 100% डिसोशिएट करेंगे, 100%, ठीक है। जैसे अगर मैं ये मानकर चलूँ कि मेरे पास कोई एक सॉल्ट है, लेट अस इमेजिन कि मेरे पास सॉल्ट है CH3COONA, और अगर ये डिसोशिएट हो रहा है तो डिसोशिएट होकर ये क्या बना रहा है आप लोगों का, CH3COO नेगेटिव, ठीक है, और साथ ही में Na पॉजिटिव, ये है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने CH3COONA लिया है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन यदि X है, तो इससे बनने वाला एसीटेट आयन उसकी कंसंट्रेशन भी X होगी और Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी X होगी। ओके, डन। अब आ जाओ आगे अपनी कहानी पे जो हम चला रहे थे। तो इतना हमें पता है कि ये सॉल्ट आपका 100% डिसोशिएट होगा, ठीक है। लेकिन जो एसिटिक एसिड है ये मैं जानती हूँ कि ये 100% डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है, विल नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। अब अगर ये मानकर चलते हैं कि एसिटिक एसिड अगर आप लोगों का कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, तो कंटेनर के अंदर में सीन क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सीन इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर ये सीन है कि मान लेते हैं आपने स्टार्टिंग में 50 एसिटिक एसिड की, ये मैं कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, नहीं तो कई लोगों को दिक्कत आ जाएगी 85 क्यों लिया। अगर आप 50 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 50 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में से होगा क्या, आपके कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, ठीक है, और कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं होंगे। ऐसा क्यों कि कुछ हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डिसोशिएशन आपकी एसिटिक एसिड की 100% नहीं होती, वो एक वीक एसिड है। तो अगर आपके कुछ पार्टिकल डिसोशिएट हुए तो हम मान के चलते हैं कि 30 पार्टिकल्स आपके डिसोशिएट हो गए और 20 पार्टिकल्स अभी भी आपके अनडिसोशिएटेड है। समझ रहे हो, इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कंटेनर के अंदर भैया क्या सीन है, सो आई विल एक्सप्लेन देम कि मेरे पास 30 पार्टिकल्स डिसोशिएट हो गए। अगर 30 पार्टिकल डिसोशिएट हुए होंगे तो उनकी वजह से मुझे क्या मिले होंगे, 30 CH3COO नेगेटिव मिले होंगे और 30 H पॉजिटिव मिले होंगे, क्योंकि वो डिसोशिएट हुए। और 20 पार्टिकल्स मेरे पास ऐसे हैं जो आप लोगों के डिसोशिएट नहीं हुए, वो कंटेनर के अंदर वैसे का वैसे। बट बफर में तो सॉल्ट भी होता है, तो सॉल्ट का क्या सीन है,
सॉल्ट तो यार 100% डिसोसिएशन करेगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास सॉल्ट के 50 पार्टिकल हो, 500 पार्टिकल हो, 5 करोड़ पार्टिकल हो, वो मतलब नहीं है। सॉल्ट हमेशा आपका 100% डिसोशिएट होगा। सॉल्ट की वजह से भी आपको CH3COO निगेटिव मिलेगा और सॉल्ट की वजह से आपको Na पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि सॉल्ट इन दोनों स्पीशीज का क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और जो आपका एसिड है वो इन टोटल 3 चीजों का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि कंटेनर के अंदर टोटल 5 स्पीशीज इन्वॉल्व है। ठीक है, कायदे से तो 30 टाइम्स ऑफ CH3COO निगेटिव और सॉल्ट से आने वाले CH3COO निगेटिव में कोई भेदभाव तो नहीं है, दोनों सेम ही है। बट फिर भी अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर गिनूं कि सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, एसिड का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो एसिड की तरफ से 3 पार्टिकल्स, सॉल्ट की तरफ से आपके पास कितने पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी कहानी में। तो कहानी अब आगे होती है कि वेनेवर यू ऐड, ठीक है, वेनेवर यू ऐड, ठीक है, वेनेवर यू ऐड व्हाट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जब भी आप ऊपर से थोड़ी सी क्वांटिटी का H पॉजिटिव ऐड करते हो, तो H पॉजिटिव ऐड करने का मतलब क्या है, पहले तो हम फील ले लेते हैं इस चीज की। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, आप लोगों के क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू वी से, एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में। फिर इसको ली चार्टिलियस प्रिंसिपल से भी हम लोग एक बार क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, आपने ऊपर से H पॉजिटिव ऐड किया, जब वो एक्स्ट्रा वाला H पॉजिटिव जब कंटेनर के अंदर जाएगा, तो कंटेनर के अंदर जाने पर क्या करेगा, ऑब्वियसली वो किसी ना किसी स्पीशीज जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है उसको ढूंढेगा, अपने पार्टनर को ढूंढेगा। तो अब तुम नीचे कंटेनर में देखकर बताओ कि वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो CH3COO निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में H प्लस ऐड किया एक्सटर्नली, मतलब आप बाहर से क्या कर रहे हो, थोड़े थोड़े अमाउंट में एसिड ऐड कर रहे हो। तो आप क्या एक्सपेक्ट क्या करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो pH है, देखो पहले से H पॉजिटिव है, आई डू एग्री। ठीक है, पहले से H पॉजिटिव है, आई डू एग्री, बट जब आप बाहर से और H पॉजिटिव ऐड करोगे तो आप ऐसी उम्मीद करते हो कि H पॉजिटिव की जो ओवरऑल क्वांटिटी है, H पॉजिटिव की जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर H पॉजिटिव की ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आप लोगों का जो pH होगा, वो pH बोलो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब वो 0 की तरफ अप्रोच होगा। अगर पहले 3 है तो अभी 2.5 होगा या 2 होगा, वट एवर, बट इट वुड चेंज सिग्निफिकेंटली। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि pH में क्या आएगा, चेंज आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, वुड सिग्निफिकेंट चेंज, जो भी है इंग्लिश ठीक कर लेना उसको, वुड सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट करते हो, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती। आप रियलिटी में देखते हो ये चीज़ कि यार मैंने तो ऊपर से एक्सटर्नली H पॉजिटिव की क्वांटिटी इंक्रीज की, बट आपकी जो pH होती है वो pH अभी भी आपकी अप्रोक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट ही मेंटेन है, आपको कोई नया चेंज देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों है, आपको क्यों नया चेंज देखने को नहीं मिल रहा, तो उसको हम समझते हैं ऊपर के एग्जाम्पल से। जैसे ही आप ये H पॉजिटिव ऐड करते हो ना, ये H पॉजिटिव नीचे कंटेनर में आते बराबर अपना पार्टनर ढूंढता है, किसके साथ कंबाइन हो, किसके साथ कंबाइन हो, किसके साथ कंबाइन हो। तो ये H पॉजिटिव जो कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी में तुम ऐड करने वाले हो, या एक्स्ट्रा क्वांटिटी का H पॉजिटिव कंबाइन हो जाता है CH3COO निगेटिव के साथ। समझ रहे हो, अब चाहे सॉल्ट का CH3COO निगेटिव उठाओ या एसिड का उठाओ, बोथ आर द सेम थिंग। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। अब खुद सोचो, जब ये दोनों स्पीशीज आपस में कंबाइन हो गई तो अब इनकी कॉम्बिनेशन से जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या है, CH3COOH। तो प्रोडक्ट बन रहा है, ये फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, ये फॉर्म हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये फॉर्म हुआ। अच्छा, समझ में आ रहा है, ये फॉर्म हुआ, बिल्कुल फॉर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक और पॉइंट पे फोकस करो कि जब ये दोनों कंबाइन हुए तो जो H पॉजिटिव आपने एक्स्ट्रा क्वांटिटी में भेजा था, क्या वो H पॉजिटिव एक्स्ट्रा क्वांटिटी वाला अब बचा क्या, जिंदा खा गया ना CH3COO निगेटिव। यानी कि जो एक्स्ट्रा में H पॉजिटिव आया था उसको क्या हो गया, आपका CH3COO निगेटिव खा गया। ठीक है, उसको वो क्या गया, खा गया। अगर वो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव को खा जाएगा तो तुम खुद सोचो pH क्यों बढ़ेगी या क्यों घटेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी या क्यों घटेगी, क्योंकि
जो भी एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आ रहा था वो तो भैया खा गए, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या रहा, ओवरऑल ये रहा कि एच पॉजिटिव में कोई सिग्निफिकेंट आपको चेंज देखने को नहीं मिला। बट मैडम आप कह रहे थे कि थोड़ी तो पीएच चेंज होगी, बड़ी बहुत थोड़ी 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 बट थोड़ी तो होगी ना। वो थोड़ी सी भी क्यों हुई, थोड़ी सी भी इसीलिए हुई आप लोगों की, क्योंकि जो नया वाला CH3COOH बना वो कुछ तो डिसोशिएट होगा, बराबर, वो कुछ तो डिसोशिएट होगा, वो थोड़ी तो अमाउंट में डिसोशिएट होगा, बराबर, कुछ तो डिसोशिएट होगा। जब वो कुछ तो डिसोशिएट होगा तो थोड़े से, क्योंकि हम तो जानते हैं वीक एसिड्स का डिसोसिएशन बहुत ही पुअर है, थोड़े से H पॉजिटिव बनाएगा। तो वो जो थोड़े से H पॉजिटिव बनते हैं ना, उन्हीं H पॉजिटिव की वजह से आपको पीएच में हल्का सा आपको क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज या फिर जो भी आप बोलो डिक्रीज देखने को मिलता है। इन हल्के से H पॉजिटिव की वजह से, जो एक्स्ट्रा का H पॉजिटिव ऐड किया उसकी वजह से नहीं है। वो H पॉजिटिव जैसे ही आया सोल्यूशन के कंटेनर के अंदर में जो एसीटेट आयन बैठे थे वो उस H पॉजिटिव को खा गए, उनके खाने की वजह से उन्होंने वापस से एसिटिक एसिड बना लिया और वो एसिटिक एसिड थोड़ा सा डिसोशिएट हुआ और उसके थोड़े से डिसोशिएशन की वजह से क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, आप लोगों का अगेन थोड़े से H पॉजिटिव बने, जिसकी वजह से पीएच हल्की सी इंक्रीज होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज है, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पीएच पे कोई भी खासा असर नहीं पड़ा। ठीक है, कोई भी खासा असर नहीं पड़ा। अब इस सारी बातचीत को अगर आप इस तरीके से लॉजिकल नहीं समझना चाहो तो आप इसको ली चार्टिलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो ली चार्टिलस प्रिंसिपल क्या है, इतना तो तुम जानते हो। ली चार्टिलस प्रिंसिपल के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, प्रोडक्ट अगर तुम बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, बैकवर्ड, समझते हो। अच्छा, और अगर तुम रिएक्टेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आती है, फॉरवर्ड। ये सब हम लोगों ने ली चार्टिलस प्रिंसिपल में पढ़ के रखा है। ठीक है, ये कुछ नया नहीं बताया जा रहा है, ये ली चार्टिलस में पढ़ा है, इसके ऊपर सवाल भी किए हैं। अब याद नहीं है भैया तो वो एक अलग बात है, ठीक है, अगर याद नहीं है तो, बट ये पूरा टॉपिक हम लोगों का डन है। ठीक है, अच्छा अब देखो होता क्या है, आपके कंटेनर के अंदर में दो रिएक्शन होती हैं, CH3COOH डिसोशिएट होकर CH3COO निगेटिव बनाता है और साथ में H पॉजिटिव डालता है। H पॉजिटिव की सर्टेन क्वांटिटी आपके पास रहती है, ये जो है ये क्या है, आप लोगों का प्रोडक्ट है। अब आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नली यानी कि बाहर से आपने क्या किया, H पॉजिटिव को ऐड किया। जब आप एक्सटर्नली H पॉजिटिव ऐड कर रहे हो तो आप बेसिकली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो रिएक्शन अपने आप को कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुई यानी कि CH3COOH आपके पास मोर क्वांटिटी में बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ठीक है, मोर फॉर्मेशन। और अगर CH3COOH बन रहा है इसका मतलब रिएक्शन से H पॉजिटिव की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, बराबर, क्योंकि रिएक्शन तो बैकवर्ड चली गई ना, तो जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली गई यानी कि H पॉजिटिव की संख्या जितनी आपने डाली थी, ऐसा आपको लग रहा था कि आपके डालने से वो इंक्रीज हुआ, बट रियलिटी में इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हो गया भैया, वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, रियलिटी में आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जब H पॉजिटिव डालूंगा तो मेरा जो क्या कहते हैं पीएच है वो बढ़ जाएगा, बट रियलिटी में आपका पीएच नहीं बढ़ा। ठीक है, वो क्या हो गया, H पॉजिटिव की क्वांटिटी कम हो गई, नए H पॉजिटिव का डालने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से जब आप एक एसिडिक बफर में एक्सटर्नली H पॉजिटिव ऐड करते हो तो H पॉजिटिव की इंक्रीमेंट को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है, वी डिस्कस्ड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एसिडिक बफर सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव की इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। अगर तुमने एक्सटर्नली OH निगेटिव भी डाला, मान लेते हैं तुम यहां से सप्लाई कर रहे हो OH निगेटिव, यहां से तुम सप्लाई कर रहे हो OH निगेटिव, ये तुम OH निगेटिव डालने की हिम्मत किए। अब ये OH निगेटिव क्या है, ये एक बेस है, ये OH निगेटिव और क्या है, ये एक बेस है।
तो बेस जब आप लोगों के सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो वो रिएक्शन के लिए किसको ढूंढेगा? वो रिएक्शन के लिए किसको ढूंढेगा बताओ? वो अपनी आंखों से देखेगा रिएक्शन 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 किधर है किधर है किधर है, वो ढूंढेगा आप लोगों के एसिड को। तो ये जो अनडिसोशिएटेड, ये जो आप लोगों का अनडिसोशिएटेड CH3COOH है, ये एक एसिड ही तो है ना। तो ये OH नेगेटिव और ये CH3COH नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इनके कॉम्बिनेशन से बताओ क्या बनेगा? वाटर बनेगा और साथ ही साथ में CH3COO नेगेटिव बनेगा। वाटर तो एक न्यूट्रल स्पीशीज है, उससे तो पीएच में कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो OH नेगेटिव एक्सटर्नली डाला गया, उस एक्सटर्नली डाले हुए OH नेगेटिव को आपके अनडिसोशिएटेड एसिड ने न्यूट्रलाइज कर लिया। यानी कि तुम ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि जो आप एक्स्ट्रा का OH नेगेटिव डालोगे जिससे पीएच आपकी 7 के बियॉन्ड शिफ्ट होनी चाहिए थी, वो पीएच 7 के बियॉन्ड शिफ्ट नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि एज सून एज आपने OH नेगेटिव डाला, उस OH नेगेटिव को आपका अनडिसोशिएटेड CH3COOH खा गया, और खा जाने से क्या होता है, जितने OH नेगेटिव आप डाल रहे थे रियलिटी में वो है ही नहीं, इसीलिए पीएच जो है वो आपकी इंक्रीज भी नहीं होगी। तो एसिडिक बफर जो है एक्सटर्नल एडिशन, अगर आप H पॉजिटिव का करो उसको भी अपोज करता है, अगर आप एक्सटर्नल एडिशन OH नेगेटिव का करो वो उसको भी अपोज करता है, वो दोनों चीज को अपोज करता है। ठीक है, पूरी शिद्दत से अपोज करता है, याद रखना। ठीक है, कहीं भी वो अलाउ नहीं करेगा कि अच्छा चलता है, नहीं चलता, वो पूरी तरीके से अपोज में लगा रहता है। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच एसिडिक बफर opposes what? The addition of external H positive and OH negative, and it completely tries to maintain its pH if the added quantity is added in small amount, then only. ठीक है, अगर तुमने बाल्टी भर या ड्रम भर एसिड या बेस डालने का निर्णय लिया है तो ऐसे में फिर वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक बेसिक बफर होता तो बेसिक बफर भी इसी तरीके से काम करता। बेसिक बफर का तुम कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे NH4OH एक वीक बेस है और NH4Cl उसका एक सॉल्ट है। ठीक है, अब आप ऊपर से अगर H पॉजिटिव डालोगे तो H पॉजिटिव को कौन कंबाइन कर लेगा? खुद सोचो, उस H पॉजिटिव को कौन कंबाइन करेगा? अगर तुमने एक्सटर्नली H पॉजिटिव डाला तो NH जो भी आपका अनडिसोशिएटेड NH4OH है वो उसको कंबाइन कर लेगा, खत्म। यानी कि H पॉजिटिव को बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर आपने ऊपर से OH नेगेटिव डाला तो OH नेगेटिव किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? जो पहले से NH4 पॉजिटिव मौजूद है, और उसको अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। सेम वही आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन इससे ये शिक्षा मिलती है कि एसिडिक और बेसिक बफर पूरी मेहनत करते हैं क्या करने की? अपनी पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करने की। ठीक है, अपने कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करने की। अब ये तो हो गया कि हाउ एसिडिक एंड बेसिक बफर क्या कहते हैं, मैकेनिज्म, उनकी मैकेनिज्म, हाउ डू दे कंट्रोल देयर पीएच। बट अगर तुम्हें ऐसे ही किसी एसिडिक या बेसिक बफर का पीएच निकालने को बोला जाए, देन हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स पीएच? बाय द वे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेंडरसन हेशलबैक इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, दो इक्वेशन थी, एसिडिक बफर के लिए अलग, बेसिक बफर के लिए अलग। तो जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन की मदद से एसिडिक बफर का पीएच निकाला जाता है और या फिर बेसिक बफर का पीएच निकाला जाता है। तो वो इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख ली थी कि पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस log base 10। ठीक है, आप लोगों का सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड, फिर बेसिक बफर के लिए POH इक्वल टू pKb प्लस log base 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय वीक बेस। वो ऑलरेडी हम लिख लिए थे, बट अभी हम उसको डिराइव करके देखते हैं। एसिडिक बफर के लिए मैं डिराइव करके दे रही हूँ, सेम वही आर्ग्यूमेंट से बेसिक बफर डिराइव हो जाएगा, बट नो नीड डिराइव करने का। देखो, एसिडिक बफर में दो चीजें होंगी, एक तो खुद आपका वीक एसिड होगा और एक उसका सॉल्ट होगा। अब तुम तो जानते हो कि सॉल्ट भाई 100% डिसोशिएट होते हैं, तो अगर मैंने इनिशियली सॉल्ट की कंसंट्रेशन X ली है तो आप लोगों के एसीटेट और सोडियम आयंस भी X और X की क्वांटिटी में ही बनेंगे। लेकिन तुम तो ये भी जानते हो कि आप लोगों का जो वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड 100% डिसोसिएशन नहीं करता।
तो यहाँ पे आपको CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव भले ही दिख रहा है, बट अगर मैं CH3COOH की इनिशियल कंसंट्रेशन Y ले लूँ, ठीक है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मैं कितनी ले लूँ, Y ले लूँ, बल्कि इसको Y अल्फा लेना चाहिए, Y अल्फा, ठीक है, इसको क्या लेना चाहिए, Y अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोशिएट हुआ, क्योंकि फिलहाल आयोनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको तुम ये लिख सकते हो कि इट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो ये Y अल्फा है। इससे जो CH3COO नेगेटिव बनेगा, क्या वो Y अल्फा बनेगा, क्या वो Y अल्फा बनेगा? तो इतना तो हम जानते हैं कि आप जितनी भी इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हो, उस इनिशियल कंसंट्रेशन का कुछ पार्ट टूट जाता है। यानी कि अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन Y ली तो अब एट इक्विलिब्रियम पहुंचते पहुंचते आपके पास Y माइनस वाई अल्फा रहेगा, CH3COO नेगेटिव कितना बनेगा, Y अल्फा बनेगा, H पॉजिटिव कितना बनेगा, Y अल्फा बनेगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों ही केस आप लोगों के साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के केस हैं, राइट? और अगर ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है तो जो कॉमन आयन है दोनों में, जैसे कि एसीटेट आयन, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे अपने पास एसीटेट आयन को X प्लस वाई अल्फा लिखना चाहिए और यहाँ पे वाई अल्फा प्लस X लिखना चाहिए? जिन्होंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ी है उन लोगों को पता है कि मैं क्या बकबक कर रही हूँ, ठीक है, उन लोगों को अच्छे से आइडिया है कि क्या बोला जा रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के अंतर्गत, ठीक है। डन, ये काम हो गया। अब और क्या करें, कुछ मत करो, ये जो आपके पास एसिड दिया है ना, इस एसिड की Ka की वैल्यू लिखो। हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करना सीख रहे हैं, पेपर में आपको डिराइव नहीं करना है, आपको डायरेक्टली वो फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेकर आना है। CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का CH3COOH। इज इट ओके? ओके, डन। अब एक एक करके ना वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करना शुरू कर दो। तो देखो CH3COO नेगेटिव की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है आपके पास Y अल्फा प्लस X। H पॉजिटिव की कितनी आई है, Y अल्फा। CH3COOH की कितनी है, Y अगर मैं कॉमन निकालूं 1 माइनस अल्फा। ये आ गई Ka की वैल्यू। अब देखो यहाँ से दो केस अराइज होते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0.1 है, जो कि हम लोग अभी तक हर क्वेश्चन में करते आते हैं, ठीक है। कभी हम उसको अगर हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है तो H कहते हैं, अदरवाइज अभी तक के सारे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 0.1 ले लेते हैं। अगर आई तो कैलकुलेट करके देखना पड़ता है, बट अगर आ गई तो आप क्या कर सकते हो, आप बताओ क्या कर सकते हो, आप Y अल्फा प्लस X में को अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ कितना लिख सकते हो, आप सिर्फ उसको X लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा इतना छोटा है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है X के कंपेयर में। इट डजेंट मीन्स कि ये वाले Y अल्फा को भी गधे समान इग्नोर कर दिया, प्लस X के रिस्पेक्ट में। वैसे ही जो डिनोमिनेटर है वहां पे जो 1 माइनस अल्फा है, आप उसको भी अगेन क्या ले सकते हो, सिर्फ 1। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास Ka की क्या वैल्यू बनेगी बताओ, न्यूमरेटर में Y अल्फा प्लस X, तो वहां पे क्या रहेगा X, वहां पे क्या रहेगा Y अल्फा और अपॉन में क्या रहेगा Y। अभी इस क्वेश्चन को ज्यादा गंदगी में कन्वर्ट मत करो, ठीक है। एक बार अपने ऊपर की लिखी हुई इक्वेशंस को जाकर देखो, ऊपर की लिखी हुई इक्वेशंस के अकॉर्डिंग X क्या है, CH3COONA यानी कि सॉल्ट, इसकी कंसंट्रेशन। तो मैं क्या X की जगह ये लिख सकती हूँ भैया कि X कोई और नहीं बल्कि CH3COONA की इनिशियल कंसंट्रेशन है। Y अल्फा क्या है, Y अल्फा मेरे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। सिमिलरली Y किसकी कंसंट्रेशन है, जो मैंने इनिशियली वीक एसिड लिया था उसकी कंसंट्रेशन है। तो इनडायरेक्टली आई कैन राइट कि जो Ka है वो कोई और नहीं बल्कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वीक एसिड की कंसंट्रेशन है। आप एग्री करते हो, कुछ भी नहीं किया है, सादी सी अप्रोक्सीमेशन की थी कि यदि अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 आती है, जो हम हर जगह अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अगर आती है तो ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेशन किए और अप्रोक्सीमेशन के बाद आपको ये रिजल्ट मिला। अब कुछ नहीं करना है, इसको बस प्यार से सिंप्लीफाई करना है।
तो यहाँ से Ka आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी प्यारी सी लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, ठीक है, वो तो कर ही लोगे। माइनस ऑफ लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, Ka इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और अगर मैंने राइट साइड में निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा pH में। तो ये देखो मेरे पास एक्सप्रेशन डिराइव होना शुरू हो चुका है, किसका, pH का। फिर तुम्हें लेफ्ट साइड में थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इतनी अक्ल तो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे से है, बराबर। और जब तुम लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करोगे, लॉग अप्लाई करोगे, तो तुम्हें यहाँ से ये शिक्षा मिलेगी, बराबर, कि आप लोगों के पास एक फाइनल इक्वेशन बनकर आएगी। दैट वुड बी, वो मैं डिराइव नहीं कर रही हूँ, वो तुम डिराइव करते बैठो, अप्लाई करो प्रॉपर्टीज। pH इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से बताओ, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Ka, ये आएगा, बराबर, ये आएगा। अच्छा, फिर और क्या आएगा, ये आएगा, चलो डिराइव कर ही देती हूँ। माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। थोड़ा सा माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Ka को क्या लिख सकती हूँ मैं, Pka। तो pH इक्वल्स टू क्या आ गया, Pk। इस माइनस ऑफ लॉग 10 को मैंने प्लस ऑफ लॉग 10 में कन्वर्ट किया, और ये सॉल्ट ऊपर और ये वीक एसिड नीचे। आई डोंट थिंक कि किसी का हाजमा इस चीज को देख के बिगड़ा हो, इतना तो आता है ना लॉग का बेसिक काम। अच्छा, अब अगर मैं इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, बस बन गया मेरा फॉर्मूला, लो हटाओ, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ये आ गया pH, ये आ गया pH। तो अगर आपको किसी एसिडिक बफर का, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, pH कैलकुलेट करना है, तो उसके फॉर्मूला हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन, उसके लिए क्या है आप लोगों की, कि pH इक्वल्स टू Pka प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास एसिडिक बफर ना होकर आपके पास बेसिक बफर होता, तो बेसिक बफर के केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाता, POH, याद रखना pH नहीं निकलता है, हाँ, और PKB प्लस लॉग बेस 10 यहाँ पे आ जाएगा सॉल्ट, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वीक बेस। बस इस फॉर्मूले का डायरेक्ट प्रयोग करोगे और अपने बफर्स की pH क्या करोगे, निकालोगे। बस सॉल्ट को देखकर आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि वहां पर वो एसिडिक बफर है कि वो बेसिक बफर है। लेकिन ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि इससे क्या शिक्षा मिलती है इन दोनों एक्सप्रेशन को देखकर। मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूँ, इसे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूँ, तो आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कि आपका जो pH है या फिर आपका जो POH है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है लॉग ऑफ सॉल्ट के। बट मैं लॉग वाले टर्म को अगर नहीं कंसिडर करूँ, वो एक से मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के, और इन्वर्सली डिपेंड करता है या तो वीक एसिड की कंसंट्रेशन पे, या तो इन्वर्सली डिपेंड करता है वीक बेस की कंसंट्रेशन पे। अब यहाँ पर कहीं पर भी तुमको दिख रहा है क्या कि जो pH है या फिर जो POH है वो बफर का पानी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? कहीं भी ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनकी जो pH होती है वो आप लोगों की डाइल्यूशन की वजह से अफेक्ट नहीं होती, ठीक है, इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। याद रखना, इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, बराबर, इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने जो इससे पहले वीक एसिड्स वगैरह पढ़े थे या वीक बेसिस पढ़े थे, उनमें हम क्या बात करते थे कि अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो पीएच पे फर्क पड़ता है। कैसे आप कंसीडर करते हो कि जो पानी की तरफ से H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन काउंट करना है कि नहीं करना है? याद आ रहा है कि अगर मान लेते हैं कंसंट्रेशन 10 की पावर इसके बीच में लाई करती है तो पानी का इफेक्ट कंसिडर करेंगे, नहीं तो पानी को इग्नोर करेंगे। बट इनडायरेक्टली अगर मैंने पानी को एक्सेप्ट किया तो पानी का असर पीएच पे देखने को मिलता था ना, वीक एसिड और वीक बेस के केस में, यस। बट बफर के केस में पानी आप डाइल्यूशन कितना भी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लॉगैरिथम के अंदर में जो आपको रेशियो दिख रहा है उसमें वाटर कहीं है नहीं, वो तो सॉल्ट पर डिपेंड कर रहा है और एसिड पर डिपेंड कर रहा है। तो याद करें, कल की क्लास में हमने एकदम स्टार्टिंग में जब बफर के बारे में पढ़ा तो बफर में तुम्हें क्या स्टेटमेंट दिया था कि जब तुम एक्सटर्नली एसिड ऐड करोगे या तुम एक्सटर्नली बेस ऐड करोगे या तुम एक्सटर्नली पानी ऐड करोगे, तो वहां से जो पानी वर्ड है उसको काट डालो।
ठीक है, पानी पे बफर सॉल्यूशंस का पीएच का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है. दे आर इंडिपेंडेंट, बराबर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर. दिस वॉज ऑल अबाउट द बफर सॉल्यूशंस, हाउ बफर सॉल्यूशंस ट्राई टू मेंटेन देयर पीएच. ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन. बट ऑलवेज कीप इन माइंड the above equation, Henderson-Hasselbalch equation, is only and only applicable when the value of alpha comes out to be less than equal to 0.1. अगर आपके इस अल्फा की वैल्यू 0.1 से छोटी या इक्वल टू नहीं आती है, ठीक है, अगर ये केस कंसिडर आप लोगों का नहीं होता है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0.1 आ गया, ठीक है, तो ऐसे केस में ये ग्रेटर देन 0.1 आ गया तो आप लोग इस इक्वेशन को कंसिडर नहीं कर सकते. यू कैनॉट यूज क्या कहते हैं, यू कैनॉट यूज अप्रोक्सीमेशन. आप अप्रोक्सीमेशंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ये बहुत रेयर केस में आपको ऐसे सवाल मिलते हैं, बट रेयर मानकर आपको ये नहीं करना है कि जब भी कोई बफर का क्वेश्चन देखा टूट पड़े हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन के साथ. यूजुअली बोर्ड्स में अगर पेपर दे रहे हो तो डायरेक्ट हेंडरसन हैशलबैक लगा दो, वहाँ पे इतना सब तामझाम नहीं होता. बट मेंस वगैरह के पेपर में मे भी आप लोगों की किस्मत अगर फूटी रही तो आपको कोई ऐसी कंडीशन दे सकता है जहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है. तो पहले हमेशा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चाहे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करो, चाहे आप वीक एसिड या वीक बेस के क्वेश्चन करो, या आप बफर के क्वेश्चन करो, या सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन करो, हमेशा आपको वैल्यू निकाल के चेक करनी है क्या वो वैल्यू इग्नोरेबल है कि इग्नोरेबल नहीं है. ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आप अल्फा पहले निकालो, इससे पहले निकालते आए हो ना, कोई नया काम नहीं कर रहे हो, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा. अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया इग्नोर करने से पहले अल्फा निकाले कैसे, तो तुमने इससे पहले किया है काम. अंडर रूट ऑफ क्या होता है, के ए डिवाइड बाई सी, या फिर के ए को छोड़ दो, के बी डिवाइड बाई सी. ठीक है, के और या फिर के बी डिवाइड बाई सी. ठीक है, याद रखना, के या फिर के बी डिवाइड बाई सी, जहाँ पे सी की किसकी कंसंट्रेशन लोगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या फिर कंसंट्रेशन ऑफ दैट बेस, ना कि सॉल्ट. ठीक है, आप ये अल्फा निकाल के चेक करो. अगर ये अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 आ रही है तो क्वेश्चन को हेंडरसन हैशलबैक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, अदरवाइज मत करो. ठीक है, तो बस यहीं पे हम लोग हमारी चीज़ों को रोकते हैं. डन. और आगे अब नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम लोग बफर के न्यूमेरिकल्स करेंगे. प्रोबेबली इसके बाद वाला ही वो वीडियो होगा. ठीक है, ताकि जल्द से जल्द तुम लोगों का बफर अपन ख़त्म कर सकें. और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी पड़ती है बफर सॉल्यूशंस की. ठीक है, ये दो टॉपिक एक साथ. और उसके अलावा बफर में एक और टॉपिक आता है, दैट इज बफर कैपेसिटी. ये 3 टॉपिक होने के बाद बफर खत्म होता है. फिर उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों का इंडिकेटर थ्योरी करनी है. आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या करनी है, इंडिकेटर थ्योरी. इंडिकेटर थ्योरी के बाद हम लोगों ने क्या कहते हैं, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस एक टॉपिक होता है, वो पढ़ना है. मतलब अभी भी ये 4-6 दिन का काम बाकी है, हे भगवान. ठीक है, चलो तो पहले अभी इसको यहाँ ओवर करते हैं, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में पहले मूव करते हैं. ठीक है, अच्छा एक मिनट एक चीज़ और मुझे याद आई. कल को ना लोग क्वेश्चन ना इसको घुमा फिरा के दे देते हैं. जैसे यहाँ पे सॉल्ट है तो सॉल्ट वर्ड का यहाँ पे ना प्रयोग करते हुए वहाँ पे ये लिख देते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा. ऑब्वियसली अगर नीचे आप वीक एसिड ले रहे हो CH3COOH, तो ऊपर आप सॉल्ट लेते हो किसका, CH3CONA, तो CH3COO नेगेटिव इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट बेस. सिमिलरली यहाँ पे सॉल्ट ना लिख के उसको कॉन्जुगेट एसिड भी लिखा जा सकता है. ठीक है.